अच्छा 96 फिजिकल है उत्तराखंड पुलिस में। यस सर। अच्छा अभी पेपर जो संडे के पेपर है कैसा आया है? अच्छा है सर। अच्छा है। यस सर। जो मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ा हुआ आया है? यस सर। अच्छा मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट है या ज़्यादा इजी है? नहीं सर, ठीक है, ठीक है। मीडियम। हाँ कितना स्कोर कर लोगे अप्रोक्सीमेटली? मतलब अगर 100 का एग्जाम होगा तो कितना परसेंटेज? सर, 50% अब तो कर ही लेंगे मतलब अब। 50-60% अब आप हाँ। करेंगे? यस सर। ठीक है। हाँ, मतलब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको 60-70% से ऊपर तो लाना ही है ना, यस तो सर। उसकी तरह करें और अच्छे से करें। ठीक है। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। स्टार्ट करें। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? फाइन। हाँ, तो आज आप लोग को सबको पता है कि संडे में सबसे पहले आप लोग का स्टार्टिंग में दौड़ होती है 1600 मीटर की। स्पेशली आप लोग आर्मी की अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस भर्ती का जो आपका जो फिजिकल वगैरह था वो हो चुका है। मोस्टली बच्चे सभी लोग इसमें रिटर्न में है, मोस्टली लगभग 90% हम बच्चे कहें कि रिटर्न में है। ठीक है, उसके रिटर्न की डेट अभी आई नहीं है। आप लोग वैसे कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हैं, बाकी अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। और आने वाली जो भर्ती है रानीखेत में इंडियन आर्मी की कुमाऊं रेजिमेंट की, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग। तो आपको 1600 मीटर की दौड़ हुई है, उसके बाद चिनअप हुए हैं, उसके बाद चेस्ट की प्रैक्टिस। तो और संडे को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अपने आप को रिकॉल करने के लिए, अपडेट रखने के लिए रिटन एग्जाम की थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है, चाहे हम उत्तराखंड पुलिस की बात करें या इंडियन आर्मी की, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम एक क्वेश्चन पेपर में मेंशन करते हैं और अपने आप को अपडेट रखते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया, होपफुली कि सभी बच्चों ने अच्छा किया होगा। इसका मतलब यह प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब हम अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं कि हम कैसा कर रहे हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है तो क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपस में अभी यहाँ ज़्यादा मार्क्स लाना या एक दूसरे से पूछ के कुछ मार्क्स को बढ़ा देना, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट अभी ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कितना कर पाऊंगा, उसके लिए मैं कितना रेडी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना समय बिताए हुए मैं क्या कहते हैं आज के जो क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपके साथ शेयर करता हूं। आप अपने जो भी आप लोगों ने ओएमआर में अपने वो किए उसको टिक कीजिए और उसके बाद एंड ऑफ लास्ट में अपने आप को देखिए कि कितने मार्क्स, कितना स्कोर आप कर रहे हैं। 70%, 80%, 90%, जितना भी आप स्कोर कर रहे हैं उसको आप कलेक्ट करेंगे। और जो भी व्यूअर हमें यूट्यूब से देखेंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहां से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस हमने अपने एग्जाम से रिलेटेड या अदर फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हम इसमें डाल रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको अपने तैयारी करनी है। ठीक है, विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू उत्तराखंड। प्रद्युमन शाह ने अल्मोड़ा में कब से कब तक शासन किया? आप लोग को पता है प्रद्युमन शाह, ये हम जो पवार वंश वाली है, जो ये टिहरी रियासत के जो वो हैं, उनका हर क्वेश्चन पेपर में जिक्र आ रहा है, तो इसका मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन इनके रिलेटेड आएगा। तो इसमें से कौन से वो थे जिन्होंने, प्रद्युमन शाह ने, जिन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में राज किया, स्पेशली अल्मोड़ा में क्योंकि वो थे। तो 1779 टू 1786, 1775 टू 1788, 1770 टू 1778, 1775 टू 1792। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर, यस एग्जैक्टली राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो प्रद्युमन शाह ने अल्मोड़ा में जो शासन किया था 1779 टू 1786, तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। अगर आपका सही है तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो उसको टिक करके आप अपने आप को एक मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? क्योंकि आपको पता है जो हमारे चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है, उनके जब कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं तो उसका कोई फिक्स टाइम है कि मतलब इस दिन उसकी घोषणा की जाएगी कि इतने तारीख को इस धाम के कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के इस दिन को खुलेंगे, बद्रीनाथ के खुलेंगे, गंगोत्री के खुलेंगे या यमुनोत्री के खुलेंगे। तो जो बद्रीनाथ है जहाँ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उसकी कब की जाती है? बसंत पंचमी को, मकर संक्रांति को, नव वर्ष की पूरी संध्या पर, या कपाट बंद होने के दिन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आपको क्या लगता है?
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए बसंत पंचमी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बसंत पंचमी को बद्रीनाथ के कपाट खोलने के जो बसंत पंचमी है उस दिन निश्चित किया जाता है कि कपाट किस दिन खुलेंगे, किस तिथि को खुलेंगे। वो जो वहां की मंदिर कमेटी है, वहां के जो पुजारी रावल लोग हैं, वो लोग उसको निश्चित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। आप लोग सभी लोगों को पता है फूलों की घाटी विश्व धरोहर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है नियर। अगर आप जोशीमठ से आगे जाएंगे या हेमकुंड साहिब को जाएंगे, उस बीच में पड़ता है फूलों की घाटी। तो उसकी खोज किसने की थी? डेविड बोथन, फ्रैंक एस स्मिथ, गार्डनर या इयान चैपल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रैंक एस स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश माउंटेनर थे, पर्वतारोही थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और जो ये फूलों की घाटी है उसकी जो समुद्र तल से सी लेवल से हाइट है अप्रोक्सीमेटली 12,500 फीट। कितना? 12,500 फीट की ऊंचाई पे जो फूलों की घाटी है वो है, और इसका क्षेत्रफल अप्रोक्सीमेटली 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर जो फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है वो है, और समुद्र तल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन निवास स्थान है रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, गोपेश्वर या ऊखीमठ। आपको पता है जब शीतकालीन में जब ठंड हो जाती है, बर्फ होती है, तो कपाट क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, बट जो वहां की जो पूजा होती है उसको वहां बाहर लाके उसकी पूजा शीतकालीन में पर्टिकुलर जगह पे होती है। चाहे बद्रीनाथ के कहें या केदारनाथ के कहें, तो कपाट तो बंद हो जाएंगे क्योंकि वहां बर्फबारी की वजह से जा नहीं सकते हैं, बट उसकी पूजा होती रहती है शायद शीतकालीन में। तो वो कौन सी जगह में होती है ये पूछ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में है, गुप्तकाशी में, गोपेश्वर में या ऊखीमठ में? एग्जैक्टली राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊखीमठ। ओंकारेश्वर मंदिर में, ऊखीमठ के अंदर आता है ओंकारेश्वर मंदिर। ठीक है, वहां पे केदारनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, शीतकालीन निवास है अगर आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शहीद दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? वैसे तो आप लोग को सभी पता है शहीद दिवस हम वैसे मोस्टली भगत सिंह और उनके 23 मार्च को वो किया था, बट उत्तराखंड में शहीद दिवस की बात की जा रही है यहाँ पे। उत्तराखंड से जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती की तैयारी, तो वो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 3 सितंबर, 2 सितंबर, अगेन 2 बाय मिस्टेक। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? एग्जैक्टली राइट आंसर 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के जो खुमाण गांव था वहां पे क्या हुई थी, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी और उसमें 2-3 जो लोग थे वहां पे मारे गए थे, क्योंकि वहां पे उस समय क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का पीक चल रहा था। ठीक है, तो वहां पे इसलिए वहां पे जिसे सल्ट वाला जो आप कहते हैं बारदोली वाला वो जो कांड होता। ठीक है, हाँ, तो 5 सितंबर, और 5 सितंबर को कुछ और स्पेशल डे भी मनाया जाता है, आपको पता है? आप लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू सेलिब्रेट इन स्कूल, टीचर्स डे। ठीक है, हाँ, टीचर्स डे हम मनाते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, तो वह उसी दिन उत्तराखंड में शहीद दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अलकनंदा व पिंडर के संगम पर कौन स्थित है? रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, देवप्रयाग है या केशव प्रयाग है? एग्जैक्टली राइट आंसर कर्णप्रयाग। आपको पता है पिंडर जो पिंडारी ग्लेशियर से निकलते हुए थराली और नारायण बगल होते हुए कर्णप्रयाग पे मिलते हैं, और वहां से अलकनंदा आती है, अलकनंदा जोशीमठ होते हुए आती है। ठीक है, नंदप्रयाग होते हुए, तो कर्णप्रयाग एक जगह है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अगर हम बागेश्वर से उसकी दूरी बताएं तो अप्रोक्सीमेटली 110 किलोमीटर्स। ठीक है, अभी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग में जो रेल सेवा है वो भी स्टार्ट होने वाली है, उसका वर्क चल रहा है। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 2024 2024-25 तक वो बनके तैयार हो जाएगा। सर मोस्टली जो वर्क है वो अंडरग्राउंड टनल के द्वारा वो रेल सेवा हो रही है, जिससे कि पहाड़ के बहुत सारे मतलब लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, 4 धाम की यात्रा सुगम होगी, बागेश्वर या जो भी पहाड़ी जिले हैं उनको ट्रेन की सुविधा वो मिल जाएगी। ठीक है, कर्णप्रयाग ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव। ऋषभदेव ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर थे जैन धर्म में?
वेरी गुड, 24 तीर्थंकर। और जो लास्ट तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। वेरी गुड, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जैन धर्म के, और पहले थे जिन्होंने वो किया था ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो इसमें भारतीय संगीत है उसका मूल कहा जाता है, जड़, वहीं से उसकी व्युत्पत्ति हुई थी, या वो कह सकते हैं। तो कौन से वेद से? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी, सामवेद इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संगीत का मूल सामवेद से होता है। ठीक है, इसका उपनाम भी सामवेद, संगीतमय वेद भी बोलते हैं। यस। इस प्रकार दूसरे वेदों का भी हाँ, किस वेद को संगीतमय वेद कहते हैं? तो इसका मतलब सामवेद, इसका इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, रिलेटेड टू रीजनिंग है या मैथ्स है। 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 18 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 15 आदमी प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करेंगे कि कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो आपको पहले भी बताया था, सिंपल, आपको M1 D1 वाला जो सूत्र है आपका, उसको ही फॉलो करना है। इसमें 3 चीजें दे रखी है, तो एक चीज और बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। M1 मतलब मैन, ठीक है, M1 D1 एंड T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। आई थिंक ये गिवन है, ये चीज हमें दिया गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको M1 दिया गया है। इसमें दिया गया है, देखिए 10 आदमी, M1 कितने हैं? 10, D1 दिन कितने हैं? 18 दिन, टाइम कितना है? 6 घंटे। ठीक है, बराबर कितने आदमी? 15, D2 12 दिन, और आपको T2 क्या करना है? निकालना है। बस अब कैलकुलेशन ये हो गया है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? डिजिट को 1 ले लेते हैं और बाकी उनको क्या करेंगे? अपॉन में डाल देंगे, बट्टे में डाल देंगे। 10/18/6/15 इंटू 12। अब इसको काट लीजिए, जो जितने जिससे कटता है। 2 से ये कट रहा है 6 बार, ये कट रहा है 3 बार, 3 से ये कट रहा है 5 बार, 5 से ये कट रहा है 2, और 6 से ये कितने बार कट रहा है? 3 बार 18, तो 2 गुणा 3 बराबर 6, 6 घंटे। T2 बराबर 6, तो कोई ऑप्शन है? यस, 6 घंटे। बस इसको मेन है, आपको जो जो दिया है वो बताइए और बाकी काटना है इसको। ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का आपको आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बता देते हैं। ठीक है, M1 D1, ये M1 मतलब मैन, D1 मतलब दिन, T मतलब टाइम। ठीक है, हाँ, M मतलब मैन जो काम कर रहे हैं, D मतलब दिन, T मतलब टाइम। ठीक है, हाँ, तो 6 घंटे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? यहाँ पर वर्ल्ड के कोई भी कंट्री है उसका कैपिटल पूछा है, कहीं भी करेंसी पूछते हैं, कहीं पर वहाँ का जो नेशनल एम्बलम है या चिन्ह है वो पूछा जाता है। तो यहाँ पे है नीदरलैंड की राजधानी अबूजा, एम्स्टर्डम, रबात या मनीला। एम्स्टर्डम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? एम्स्टर्डम। और जो अबूजा है पहला ऑप्शन, वो नाइजीरिया की राजधानी है, नाइजीरिया, आपको पता है। और जो ऑप्शन नंबर सी रबात है, रबात मोरक्को की राजधानी है, कहाँ है? रबात। और जो मनीला है वो फिलीपींस की राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल एक स्पोर्ट्स है, आपको पता है, उसमें कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 5, 6, 7, 9। एग्जैक्टली राइट आंसर, 5 प्लेयर इन बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 5 खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। और सर ने आपको बताया था लास्ट टाइम, बास्केटबॉल ही एक ऐसा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसमें खेलने वालों से ज्यादा बैकअप वाले प्लेयर ज्यादा होते हैं। 5 खेल रहे हैं और बैकअप में उससे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं। सर यस, 7 खिलाड़ी बैकअप में होते हैं। ठीक है,
बाकी प्लेयर में, बाकी टीम उसमें इवेंट में क्या होता है कि खिलाड़ी से कम होते हैं बैकअप में, बट बास्केटबॉल एक ऐसा इवेंट है जिसमें खेलने वालों से बैकअप वालों की तादाद ज्यादा होती है, संख्या ज्यादा होती है। 6 खिलाड़ी आपको पता है वॉलीबॉल में खेलते हैं, 7 खिलाड़ी आपके कबड्डी में खेलते हैं और 9 आई थिंक खो खो। ठीक है, तो 9 खो खो में हो गए, 7 आपके कबड्डी में हो गए, 6 आपके वॉलीबॉल में हो गए। ठीक है, तो अदर स्पोर्ट्स का भी इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिलेटेड टू द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? मेमोरी का माप सबसे बड़ा कौन सा है? एमबी, टीबी, जीबी या केबी? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, टेराबाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो ये 4 ऑप्शन है इसमें से टीबी बड़ा है, हो सकता है जब कभी ऑप्शन आए इससे भी बड़ा हेक्साबाइट, पेटाबाइट, बहुत सारे अदर मेमोरीज हैं जो इससे भी ज्यादा उसकी बड़ी हैं। ठीक है, तो अभी जो 4 ऑप्शन है इसमें टीबी सबसे बड़ा है, इससे बड़ा हेक्साबाइट, ईबी होगा, फिर पीबी होगा, पेटाबाइट होता है। ठीक है, तो वो भी होता है, आप इसका थोड़ा सा कंप्यूटर में देखिए। सबसे छोटी क्या होती है? सबसे छोटा बाइट, बिट बाइट। ठीक है, हाँ, तो ये हुआ सबसे बड़ा अभी टीबी। एमबी मतलब मेगाबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट एंड केबी मतलब किलोबाइट। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? 2015, 16, 17, 18? 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई। ठीक है, डिजिटल इंडिया का मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं। ठीक है, डिजिटलाइजेशन करना मतलब कोई भी चीज टेक्नोलॉजी के द्वारा वो करना, कम से कम जो पेपर वर्क है या कैश वो है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, जिससे कि जो करप्शन है या टाइम सेविंग है, कोई भी चीजें उसको बचाया जा सके, कम समय में ज्यादा काम हो और भ्रष्टाचार करप्शन भी ना हो। ठीक है, तो उसका सारे उदाहरण आप लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन जो भी खरीदारी करते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्यूआर या अदर जो डिजिटल पेमेंट्स ऐप हैं उसके द्वारा करते हैं। तो उससे क्या है, ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा है हमारा, की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, उसका कोई अनुपात है, वो ये मर्जी नहीं है कि कोई कितना हो। ठीक है, उसका अनुपात क्या है कि डिजाइन किया गया है वो सबसे पहले तो आप सभी को पता है किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और उसका अनुपात क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है? ठीक है, 2/2, 3/3, 4/2, 3/2, 3/2, उसका मतलब 3 उसकी वो है, 2 उसकी चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात सबको पता है। ट्राई कलर है, सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन, और उनकी जो पट्टियों का अनुपात है वो 1:1 है। आई थिंक इज करेक्ट। पट्टियां जो उसके पट्टियां होती है, जैसे केसरिया का जो ऑरेंज वो है उसका अनुपात बीच में व्हाइट और जो है उसका 1:1 है। सबसे ऊपर टॉप में क्या रहता है? सैफ्रॉन, फिर बीच में व्हाइट एंड नीचे ग्रीन, और बीच में जो अशोक चक्र है आपको पता है 24 स्पोक्स होते हैं, उसमें तिल्लियां होती हैं। ठीक है, जो कि सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? हाँ, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? कितनी होगी? 6 वर्ष। ठीक है, देखिए इस प्रकार के कभी भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपको कुछ नहीं पता डायरेक्ट गो थ्रू ऑप्शन, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी से सॉल्व हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। सपोज दैट पहला ऑप्शन दिया गया है, आपको इधर देख रहे हैं, गो थ्रू ऑप्शन करें, आपको कोई सूत्र मालूम नहीं है, कुछ प्रकार नहीं पता है, तो आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो उन्हीं ऑप्शन में से आंसर निकालो। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 वर्ष। ठीक है, 5 से निकाल लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, माना। ठीक है, एक पुत्र अपने पुत्र से 5 गुना है, अगर माना पुत्र की 5 है तो पापा की 5 गुना है, तो कितनी होगी? 25 होगी। अब कह रहा है उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 हो जाएगा, कह रहे हैं 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद ये 9 का हो जाएगा और ये 29 का हो जाएगा। होगा नहीं होगा? ये तो मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। अब या 29 और 9
44 हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये पहला नहीं है। अब दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। 6 वर्ष मान लेते हैं, माना बेटे की 6 है तो 5 गुना पापा से बड़ा है, वो पिता और पितृ की आयु से 5 गुना है, तो 6 का 5 गुना कितना? 30। 4 साल बाद ये इनका 44 हो रहा है, ये 4 साल के बाद 10 का हो जाएगा, ये 34 का हो जाएगा। ठीक है, तो 34 और 10 44, ये उसमें दिया गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का 44 वर्ष हो जाएगा। तो इस मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। किसने बनाया इसको? बहुत बढ़िया। कौन सरल तरीके से बता सकता है? अगर कोई दूसरा मेथड है। चलिए, अनुपॉदन एक सरल तरीका है बताने वाला है इसको, जो कि कैसे बनाते हैं। तो क्या ऑप्शन से था जो बनाएगा इधर सूचियों में। ये फादर है और ये बॉय। हाँ मतलब फादर बेटा। की आयु जो है वो 5 गुना ज्यादा है। हाँ अरे इधर और ये 1 गुना हो गया। हाँ फादर लिख दिया, एक तरफ पुत्र का लिख दिया। हाँ, तो ये 5 गुना ज्यादा है, तो 5 और 1 मतलब एक रेशियो 5 है। तो एक रेशियो 5 हो गया 5 गुना। और ये 4 वर्ष बाद इनकी आयु हो जा रही है 44 वर्ष, 44 हो रही। और तो इनका योग 4 वर्ष बाद हो रहा है, ये मतलब कि यानी फ्यूचर की एज दे रखी है। हाँ ठीक और है। ये जो कुल मिला के इनका योग है ये है 6 इनका योग हो रहा है। ये 4 वर्ष बाद की आयु, मतलब हम ये बेटे की और पापा की और बेटे की आयु जो है 4 वर्ष घटा देंगे, यानी 4 + 4 यहाँ 8 हो गया, तो इसको 8 से माइनस कर देंगे हम, तो ये आएगा 36। ये आ गई दोनों की प्रेजेंट आयु, जो वर्तमान आयु है दोनों, तो ये प्रेजेंट आयु से इसको डिवाइड कर देंगे भाग, 6 जगह 36। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया, इस रेशियो का आ गया 6, तो ये 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30, और ये बेटी की आयु है 6 से 1 को गुणा करेंगे, अभी पापा की 30 वर्ष आ गई और बेटी की 6 वर्ष, तो 5 गुना हो रही है। हाँ। और इसको समझा बेटी। हाँ तो यहाँ पर जो ये समझा नहीं बीच में। कौन समझा? यहाँ पर यानी सर एक बार क्वेश्चन नीचे सबसे नीचे। तो जो फादर है वो 5 गुना बड़ा है बेटी से। हाँ मतलब एक, अगर मेरी 1 साल है तो 5 गुना बढ़े हैं, तो 5 साल हो। हाँ, और जो बेटा है 1 गुना है। दोनों का योग कितना हो गया? 44 6 हो गया। मतलब रेशियो का योग जो है 6 है, रेशियो का योग 6 है, और उनका जो आयु है उसका योग है हमारा 36। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद ज्यादा होती है ना, 4 वर्ष बाद ज्यादा होती है, तो बेटे की भी बढ़ेगी 4 वर्ष और पापा की भी बढ़ेगी 4 वर्ष, यानी दोनों की मिला के 8 वर्ष बढ़ रही है, जो है हमारी 8 वर्ष बढ़ी है। 8 वर्ष बढ़ के क्या हो रहा है, हमारा 44 हो रहा है। ठीक है, 44 हो रहा है, तो हमारी प्रेजेंट एज ये है, और ये प्रेजेंट रेशियो का वो है, टोटल है, योग है। ठीक है, तो ये 36 में से हम जब 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रेशियो का योग है 6 वर्ष आएगा। तो हम जो प्रेजेंट जो रेशियो दिया गया है उसको 6 पंचे 30, 5 गुना हो रहा है, 6 कम 6, तो 6 और जो 30 का वो है वो 5 गुना हो रहा है नहीं हो रहा है, दैट इज ओके, बराबर आ रहा है। तो योग में से गर्ल्स कोई और दूसरा तरीका है? हाँ बिल्कुल, यस। हाँ कमल, इसको मिटाने वाला कपड़ा तो रखा करेगा। हमारा पुत्र की आयु 100 वर्ष और पिता की 5 गुना ज्यादा है, 5x, तो 5x। अरे इतना तो क्लियर है, अगर बेटे की x मानी है तो उनकी 5 गुना है तो 5x हो गया, 4 गुना होगा तो 4x हो जाएगा। ठीक है भोपाल, तो 4 वर्ष बाद बोला है, अगर पहले होता है तो -4 होता है और बाद होता है तो +4। 4 वर्ष बाद पहले और बाद का देख लो, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है x है, तो बाद में हो गया x + 4। बिल्कुल ठीक है, और बाद में अब तो जुड़ेगा ना वो 5x + 4। 4 वर्ष बाद पिता की आयु हो गई 5x + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद बोला है तो जुड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल, पहले बोलते तो घटता है। हाँ क्लियर है यहाँ तक? क्यों घटेगा क्यों बढ़ेगा इसमें? वो बाद के फ्यूचर का पूछ रहे हैं तो बढ़ेगा, अगर पहले का पूछा तो माइनस होगा, तो x माना है तो x + 4, और जो उनके पापा का है तो 5x + 4। हाँ 4 वर्ष बाद पिता की आयु, इनका जो योग है 44 है, तो x + 4 योग 5x + 4 बराबर
बराबर इनका 44 जो है 44 है। ये वही दे रखा है, सवाल ने दे रखा है ना। तो आप इनको जोड़ देंगे, एक एक्स ये एक ये 6x, 5x और एक 6x प्लस 4 और 4 8 बराबर 44 ये यहाँ 6 6 हाँ ये माइनस में चलेगा 6x इज इक्वल टू 44 माइनस 8 44 माइनस 8 दैट इज कॉल्ड 6 so 6x इज इक्वल टू 36 एंड x इज इक्वल टू इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष 6 वर्ष। अरे समझ गया। वेरी गुड। इसका मतलब बहुत सारे अलग अलग मेथड से आप लोग कर रहे हैं। होगा जिसको आएगा तो ये 10 सेकंड में कर देगा, 10 से भी ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए टर्न योर क्वेश्चन पेपर्स एंड नाउ ये समझ में नहीं आया मैं बता दूं। देखिए माना x आ गया ना, हाँ चलिए ठीक है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 16 आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आईसीसी चाहे फीफा हो, आईसी हो, जितने भी बड़े हैं हेडक्वार्टर होते हैं, आपको पता है। चाहे WTO, WHO हो, यूनेस्को हो, जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है, सबका हेडक्वार्टर है, एक मेन ऑफिस होता है जहां से सारे कंट्रोलिंग की जाती है। तो आईसीसी जो क्रिकेट का सबसे बड़ा बोर्ड है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, सिडनी में, दुबई में या स्विट्जरलैंड में? दुबई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लंदन आपको पता है इंग्लैंड की राजधानी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक मेन शहर है, और स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जिसकी राजधानी कहाँ है? बर्न, ठीक है। इसी से आएगा हेडक्वार्टर बता दो, लेकिन हाँ बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, देख लो। बोल रहा बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके साथ उसका जो। हाँ मतलब आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अब WTO, WHO, जितने भी मेन है उनका तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 लेस पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, चमोली। रुद्रप्रयाग इज वेरी वेरी नाइस आंसर बाय यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोस्टली बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि चंपावत और बागेश्वर छोटे हैं, तो हो सकता है इनकी जनसंख्या क्या है? कम होगी। बट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, जनगणना के अनुसार रुद्रप्रयाग की सबसे कम है वहां जनसंख्या घनत्व के, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, मिनी ताजमहल कहा जाता है? बड़ा इमामबाड़ा, लाल किला, बीबी का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं? छोटा, व्हाट इट इज? बीबी का मकबरा, ठीक है, इसको मिनी ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है नरक में शासन करें। यह जो स्टेटमेंट है, यह कथन है, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, हिटलर ने, मिल्टन ने या स्टॉलिन ने? ऑप्शन नंबर सी, मिल्टन ने इसका ये नारा दिया था, कथन था मिल्टन का। ऑप्शन नंबर सी कि स्वर्ग में गुलामी करने से अच्छा है कि नरक में शासन करे। सेल्फ डिपेंडेंट, अपना खुद का काम दूसरे के वो करने के बजाय अपना वो होना चाहिए, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए अलग अलग उसमें हो सकता है, अलग अलग देश का अलग अलग जगह हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन गिवन, इन विच ऑप्शन इज करेक्ट? तिब्बत, सिक्किम, भूटान या ग्रीनलैंड? भूटान, एग्जैक्टली राइट आंसर, भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। थंडरबोल्ट समझते हैं ना? यस लास्ट में थंडरबोल्ट समझते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्या होता है? जहां पर ज्यादा क्या होती है? बिजली चमकती है, गरजती है, गिरती है, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो भूटान को क्या कहता है? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड का उसका हेडक्वार्टर पूछा है। यूनेस्को, सबसे पहले तो यूनेस्को पता है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन
साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को, ठीक है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, जेनेवा में है या टोक्यो में है? एग्जैक्टली राइट आंसर, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका यूनेस्को का मुख्यालय है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? सोलह नवंबर 1945। चाहे WHO की ना, UN की बात करें, यूनेस्को की बात करें, ठीक है। न्यूयॉर्क में UN का हेडक्वार्टर है, जेनेवा में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं। सबसे ज्यादा अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, अगर कभी आपको गेस करना हो है ऑप्शन में, अगर जेनेवा स्विट्जरलैंड आ रहा तो आप उसको गेस कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, उनमें जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है, चाहे WHO, WTO सबके हेडक्वार्टर वही हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सन 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? अब यहां पर दिया कि हाँ, नैनीताल की खोज कब हुई थी? 1841 में नैनीताल की खोज लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड पीटर बैरन द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा या जवाहरलाल नेहरू द्वारा? एग्जैक्टली राइट आंसर, वेरी सिंपल आंसर। आपने सुना होगा बहुत बार, पीटर बैरन ने क्या की थी? नैनीताल की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल में ही उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? विपिन सांघी, राजेश बिंदल, पंकज मित्तल या संजय करोल? एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, विपिन सांघी इज द करेक्ट आंसर। जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उत्तराखंड जो नैनीताल हाईकोर्ट है वहां के नए चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, राज्य के प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता। अशोक चक्र, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र अलग अलग होते हैं। अशोक चक्र पता है ना आपको? हाँ, तो किसे दिया गया? भवानी दत्त जोशी, मोहन नाथ गोस्वामी, रणवीर सिंह और मेजर शैतान सिंह? भवानी दत्त जोशी इज द करेक्ट आंसर। राज्य के प्रथम अशोक चक्र विजय प्राप्तकर्ता हैं, ठीक है। इनका जन्म 15 जुलाई 1952 को हुआ था और मृत्यु हुई थी 6 जून 1984 को, ठीक है। जो अमृतसर में आपको पता है ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था ना, चला था अमृतसर में, जो गोल्डन टेम्पल वाली वो घटना हुई थी, हाँ, तो उसमें ये मारे गए थे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, गढ़वाल राइफल्स के नायक थे ये। कौन? भवानी दत्त जोशी, ठीक है। तो उनको उनके मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया, ठीक है। और जो मोहन नाथ गोस्वामी है वो अभी रिसेंटली कुपवाड़ा में 2015 में शहीद हुए थे, लाल कुआं के, आपने सुना भी होगा अगर कुछ साल पहले, ठीक है, लाल कुआं के वो थे ये भी, ठीक है। 3 सितंबर 2015 को कुपवाड़ा में मारे गए थे, लाल कुआं के, जो लाल कुआं बिंदु खत्ता इस है यहाँ के निवासी थे। कौन? मोहन नाथ गोस्वामी। अभी रिसेंटली बात है, कुछ साल पहले की बात है, ठीक है, हाँ। और रणवीर सिंह, शैतान सिंह आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, टेहरी बांध किस देश के सहयोग से बना है? आपको टेहरी बांध आपको पता है देश का इसका सबसे हाईएस्ट डैम है, 130 मीटर, ठीक है। उस इसकी ऊंचाई, अच्छा, आई डोंट नो, चलिए वो देखते हैं उसका क्या है, वो है सबसे ऊंचाई वाला बांध है, ठीक है। हाँ, तो ये किस देश के सहयोग से बना? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था, उस समय उत्तर प्रदेश का शासन 70-80s में जब इसको बनना शुरू हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश हुआ था, उस समय उतना परसेंट उसका था, बट किसी देश के सहयोग से बनाया गया, तो उसका रेवेन्यू जब भी जनरेट होता है उतना परसेंट उसको जाता है, ठीक है, हाँ। तो किस देश के सहयोग से बना है? जापान, रूस, फ्रांस या अमेरिका? एग्जैक्टली रूस के सहयोग से बना है ये, ठीक है, टेहरी बांध। चलिए नेक्स्ट
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है? नैनीताल को, अल्मोड़ा को, मसूरी को, देहरादून को? एग्जैक्टली राइट आंसर, देहरादून को स्कूलों की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले चाहे आप दून स्कूल की बात करें, ठीक है, तो या जितने भी बड़े बड़े स्कूल या जितने भारत के बड़े बड़े लीडर हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं, स्टार्टिंग में जब ब्रिटिश शासन से ही देहरादून में पढ़ने के लिए एक वो माना जाता था। ठीक है, तो देहरादून इज द करेक्ट आंसर, स्कूलों की राजधानी कहा जाता है देहरादून को। नेक्स्ट है जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है? कबूतरी देवी, मीना राणा, बसंती बिष्ट या खष्टी देवी? बसंती बिष्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली राइट आंसर। 1953 में इनका जन्म हुआ था। बसंती बिष्ट को जागर गायिका, जागर सम्राट कहा जाता है। कबूतरी देवी भी आप जानते हैं, रिसेंटली आई थिंक 2017 या इसमें उनकी मृत्यु हुई थी, अभी 2-4 साल पहले। पवनदीप राजन, हाँ उनकी दादी। ठीक है, तो आपको पता हो। नेक्स्ट है बद्रीनाथ धाम में प्रतिदिन की जाने वाली आरती के रचयिता, जो बद्रीनाथ धाम है वहां पे जो आरती होती है वो किसने लिखी? क्योंकि उसमें बीच में विवाद भी हुआ था। ठीक है, पहले बताते थे कि कोई मुस्लिम समुदाय के आई थिंक गबरुद्दीन क्या कुछ नाम था उनका, उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी पहले, जब बहुत समय सैकड़ों वर्ष पहले की हम बात बता रहे हैं। फिर बीच में अलग विधि से उसको जांच की गई है, तो उनका किसका नाम था? महेंद्र चंद, चंद्र सिंह कुंवर, धन सिंह बर्थवाल या मोहन उप्रेती? द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। धन सिंह बर्थवाल ने बद्रीनाथ धाम में जो प्रतिदिन आरती होती है उसको लिखा गया। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर सी, धन सिंह बर्थवाल। ओके, नेक्स्ट है देश का पहला राज्य उत्तराखंड ने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया 5 अगस्त 2013 को, 5 जुलाई 2013 को, 5 सितंबर 2013 को या 5 नवंबर 2013 को? तो आपदा प्रबंधन का एक पूरा मंत्रालय ही बनाया देश का पहला, क्योंकि आपको पता है 2013 में क्या हुई थी? केदारनाथ डिजास्टर हुआ था। ठीक है, नेचुरल क्लाइमिटी हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें, चाहे हम एसडीआरएफ की गठन की बात करें, जो पूरा मंत्रालय, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड क्या है? आपदा जोन है, जैसी बरसात या कोई भी हो तो आपदा आती रहती है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा मंत्रालय बनाया गया। तो कब बनाया गया? विच ऑप्शन इज करेक्ट? 5 अगस्त 2013 इज द करेक्ट ऑप्शन इन ऑप्शन नंबर ए। ओके, 5 अगस्त 2013। बढ़ते हैं आज के लास्ट बट नॉट लीस्ट 30 क्वेश्चन की ओर। यदि किसी कूट भाषा में लूज को 1357 लिखा है, इसको क्या लिखा हुआ है? LOSC को लिखा है 1357 एंड गेन को लिखा है GAIN, गेन को लिखा है आपका 263468। ठीक है, तो उसी भाषा में आपको फाइंड करना है 84615। देखिए इसमें कोई वो नहीं करना है, मैंने आपको बताया कभी भी इस तरह के रीजनिंग में क्वेश्चन आता है जिसका कोई आपको ना स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है ना एंड पॉइंट मिल रहा है, ना उसका किसी के साथ कोई संपर्क हो रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है? इसके पहले भी मैंने बताया था, जो डिजिट दिया गया है क्या वो इन डिजिट में है, तो वही आपको लिख देना है। देखिए 8 है यहाँ पे, तो 8 यहाँ पे दिया गया है आपको, तो 8 को क्या लिखा है? N। 4 यहाँ पर A में है, तो इसको आप A लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका 6 आपका ये है, तो इसका मतलब I। उसके बाद आपका 1 है, 1 ये है तो L, और उसके बाद 5 ये है आपका LOS 5 S। ठीक है, NAILS। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं हो रहा है। देखिए L को इन्होंने 1 लिखा है यहाँ पे,
और ओ को इन्होंने 3 लिखा है, एस को 5 लिखा है, कोई ओ नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई स्टार्टिंग ना एंड। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आपको ऐसा करना है कि वो डिजिट या वो नंबर्स वो पहले दिए गए हैं नहीं दिए गए हैं, उसी में से आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो आज का जो एग्जाम था इसमें 30 क्वेश्चन आज हमने रिकवर किए, उसके साथ उसके जो 4 ऑप्शन थे उससे रिलेटेड हमने जानकारी लेने की कोशिश की। तो होपफुली आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। तो मैं जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनसे भी करेंगे, जब वीडियो को आप देखते हैं तो एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि हम लोगों का जो ये वीडियो जो भी हम लोग आपको देते हैं ये बिल्कुल निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से देते हैं, अभी मेहनत से। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट जरूर करें। जो भी आपके क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। उसके बाद उन कमेंट का जो आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर हम आपके कैप्टन साहब जो कैप्टन नारायण सिंह जी हैं उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।